तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार 2 के लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 439 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला। इसमें काफ़ी ज़्यादा निराशा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्या पता नेक्स्ट में राइटर क्या ही स्कैम कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। और लेट होने की वजह है आज कुछ है आपको पता ही है, जिसके साथ जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग एक बंदे को मार चुका था। एक हिनवा एंसेस्टर्स की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से बाकी के 88 हिनवा एंसेस्टर्स वो सभी सदमे में चले गए होते हैं कि यार हमारे पास इतने सारे बंदे हैं। हमने मेनली लाइफ प्रिजर्विंग मेथड्स को ही यूज़ किया ताकि सारे बंदे को बचाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमारे एक बंदे की मौत हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है। इसके अंदर 89 हिनवा एंसेस्टर्स थे, जिसमें से 39 सेल्फ प्रिजर्वेशन पे काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर रखे थे, जो कि हीलिंग के लिए काम करते थे, उन सबको हील किया करते थे। और जो बाकी के 80 बंदे थे वो लीथल कॉम्बैट टेक्निक्स को यूज़ किया करते थे, लेकिन उनके पास भी अपने अपने सर्वाइवल कंपेनियंस मौजूद थे। वो खुद को सर्वाइव करा सकते थे, लेकिन यार 8 लॉर्ड्स जो उन्हें लगा था कि वो बड़े इजी टारगेट है, वो तो पूरी तरह से काया पलट ही कर चुके होते हैं। 8 लॉर्ड्स सबसे पहले उसको टारगेट करते जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिससे कि लू फेंग ने मारा था वो बंदा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसको मारना सबसे ज़्यादा आसान होता है। इसी वजह से डार्क पेंग हिनवा एंसेस्टर्स को अपने लू फेंग ने मारा था। और इस चीज़ को जान कर तो वहाँ पे जितने बंदे थे वो सभी हैरान हो जाते कि डार्क पेंग हिनवा एंसेस्टर्स तो वो एक ही झटके में मारा गया, क्या अगला शिकार मैं होऊंगा। सारे के जितने बंदे होते हिनवा एंसेस्टर्स सभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगते कि क्या डार्क पेंग हिनवा एंसेस्टर्स के बाद मरने वाला मैं बंदा होऊंगा या फिर कोई और होने वाला है। और सारे बंदों की फट पड़ी थी। उन पूरे के पूरे इन्फिनिट स्पेस के जितने भी एंसेस्टर्स थे सबके मन में डर बैठ चुका होता है। यहाँ तक इन्फिनिट सर्पेंट हिनवा एंसेस्टर्स उसके मन में भी डर बैठ चुका था। वो ये अच्छे से समझ चुका था कि अब उसके ग्रुप में क्या होने वाला है। जब उसने हिनवा एंसेस्टर्स को समन किया था तो उसने उन सबको ये बताया था कि उनकी जो फॉर्मेशंस है जो वो बना रखे हैं वो सबकी जान बचा लेंगी। वो नियरली फ्लॉलेस है, इसमें कोई भी कमियां नहीं है, वो आराम से सबको प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन अभी उनके आंखों के सामने ही ये सब हो गया था। वो इसी वजह से ही पार्टिसिपेट किए थे कि उनकी जान बच सके, लेकिन अब उनके अंदर के ही एक बंदे इतने प्रोटेक्टिव लेयर होने के बावजूद मारे जा चुके थे, तो सबकी तो फटके पड़ेगी ही। इसके साथ इन्फिनिट हिनवा सर्पेंट एंसेस्टर्स सबको आदेश करता है कि हम लोग ज़्यादा लॉन्गर तक डिले नहीं कर सकते हैं, चलो अपने किलिंग मूव को इमिडिएटली निकालो। वो अपने प्रैक्टिस फैक्शंस पे लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये भी बताया जाता है कि नॉर्मली जो अटैक्स हुआ करती थी पहले जब लू फेंग नहीं था, तो उस वक्त ये अटैक्स लगभग 100 यहाँ तक कि हजारों एपोस तक चला करती थी, जो कि लंबा समय हुआ करता था। उतनी देर तक वो फाइट किया करते थे क्योंकि उतना वो सीरियस नहीं होते थे। वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स के साथ खेला करते थे, उन्हें अपने ट्रेनिंग ग्राउंड बना के उन पर अटैक किया करते थे। और यहाँ पे फिलहाल में जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें उनकी जो प्लान होती है, ओरिजिनल प्लान वो ये होती है कि वो 8 लॉर्ड्स की पूरी पावर इंटेलिजेंस निकालेंगे कि उनकी पावर्स कैसी कैसी है, वो ब्रेक थ्रू करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर वो इंतजार करते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक हिनवा एंसेस्टर मारा जा चुका तो वो भी अपने अल्टीमेट अटैक को अनलीज करना शुरू कर देते हैं। और सिचुएशंस काफ़ी जल्दी बदल चुकी थी, इसी वजह से वो इस बैटल को लंबा नहीं खींचना चाहते बल्कि अभी ही निपटा देना चाहते थे। इन्फिनिट सर्पेंट हिनवा एंसेस्टर्स वो भी अपने आप को एक बड़ी सी कोलोसल में ट्रांसफॉर्म करता है, वो अपने इथीरियल फॉर्म में आ जाता है। बंदे की पावर्स ना मुझे सच में काफ़ी अच्छी लगी थी। ये बंदा अपने बॉडी को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लेता है और ये सबको घेर लेता है, मतलब यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना वो सबको घेर लेता है। और जब ये इथीरियल फॉर्म में आ जाता है ना तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये एक फैंटम बन चुका होता है, इसकी इतनी बॉडी बड़ी हो जाती है कि पूरे के पूरे हिनवा एंसेस्टर्स साथ में 8 लॉर्ड्स को निगल चुका होता है। ये एक डोमेन की तरह बन चुका था और सब उसी के अंदर आ चुके होते हैं, यहाँ तक कि लॉर्ड्स भी नहीं बचे होते हैं। इसी के साथ इथीरियल इन्फिनिट सर्पेंट एंसेस्टर्स
वो एकदम से सॉलिडिफाई हो जाता है। मतलब पहले वो समझ लो तो एक लिक्विड टाइप का था और एकदम से उन सबको निगलने के बाद सॉलिड बन जाता, ताकि वो सबको एक जगह रख सके। और इसी के साथ उसकी कोलोसल बॉडी नेचुरली युवान को भी निगल जाती है। मतलब अपने लॉर्ड्स एक तरफ थे ना, तो लॉर्ड्स को हटाकर सातों लॉर्ड्स को अलग कर देता है और पहले युवान को अलग से निगल जाता है और उसको अपने एक अलग ही बेली के अंदर ट्रैप कर देता है, ताकि युवान के बॉडी को खत्म किया जा सके। जिसके साथ वो इथेरियल फिर सॉलिडिफाई करता है और ये अपने इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर का एक किलिंग मूव होता है, जिससे कि वो अपने एनिमी को ट्रैप करके मार सकता है। और इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में बहुत ही कम ऐसे एस्केपिंग टेक्निक है जो कि इसके ट्रैप से बच सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे युवान को वहाँ पे कैद किया जाता है ना, तो बाकी के लू फेंग और सेवन लॉर्ड्स के चेहरे ही उड़ जाते हैं, उनके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं, क्योंकि एकदम से जब वो इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर के बॉडी में युवान जब ट्रैप हुआ था तो वहाँ पे और भी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तभी वहाँ पे एंडलेस लाइट, एंडलेस पावर्स दिखती है। हमें पता चलता है कि जिस जगह पे वो कैद है ना, वहाँ पे वुजिन विंचेस्टर भी मौजूद होता है, जो कि अपने इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। यहाँ पर उन सबका प्लान देखो, अपने युवान को उन सबसे अलग कर देना होता है। वुजिन विंचेस्टर जो कि इमॉर्टल बन चुका था लू फेंग की वजह से, ये बंदा अपने लू फेंग की तरह ही ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, जिससे कि वो युवान के बॉडी को, मेन क्लोन को तबाह कर सके। उसके और क्लोन आते आते तब तक ये बैटल तो खत्म हो चुकी होती, इसलिए यहाँ पर वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। वुजिन विंचेस्टर वो इमॉर्टल था, इसी वजह से वो लू फेंग की जैसे टेक्निक को परफॉर्म कर सकता था और इतनी डिवास्टेटिंग ब्लो लू फेंग की पावर से थोड़ी मोड़ी कम होती है। बताया नहीं जाता एग्जैक्ट कितना होता है, लेकिन हाँ उस वॉर के फैक्शंस के दौरान उस वक्त तो हमें पता था कि लू फेंग की पावर से उसका 80%, 70-60% पावर्स जितनी होती हैं। लेकिन अभी लू फेंग की उस ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसमें हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। जिसके साथ वहाँ फाइट होने लगती है। युवान उसी एक स्पेस में कैद हो चुका होता है और वहाँ पर वो जिन विंचेस्टर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा था सर्पेंट की बॉडी में। युवान के पास कोई और रास्ते नहीं थे कि वो वहाँ से भाग सके और वहाँ पर वो जिन विंचेस्टर को बस देखते ही रहता है, जो कि अपने आप को बाइंडिंग लाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसकी रेडिएंट नाइट सब चीज़ों को तबाह कर देती है। रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ वो तबाह हो जाती है, यहाँ तक कि युवान प्रोटेक्टिव फॉर्मेशंस भी उसको नहीं बचा पाती, वो भी तबाह हो जाती है और युवान की बॉडी भी उसी के साथ तबाह हो जाती है। और यहाँ पे युवान खत्म, मरा तो नहीं है, लेकिन युवान की पूरी मेन क्लोन बॉडी डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती है। यहाँ तक कि लू फेंग की पावर्स उस तक पहुँच नहीं रही थी जिससे कि वो उसको हील कर सके। इसी के साथ हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के 8 लॉर्ड्स के अंदर युवान और लू फेंग ये की पॉइंट्स थे। बिना युवान के कोऑर्डिनेशंस के उनकी फॉर्मेशंस की पावर्स खत्म हो जाएगी, उनकी पावर्स बहुत ही लो हो जाएगी और अगर लू फेंग को तबाह कर दिया जाए तो यहाँ पे लू फेंग क्या ही, उसके अलावा कोई बचेगा ही नहीं। लॉर्ड जिंगमैन क्या कर सकते, बस वो अटैक्स को डॉज ही कर सकते और कुछ नहीं, और बाकी के बंदे वो तो खत्म ही है, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर वो ये भी जानते थे कि लू फेंग को यार हरा पाना इतना भी आसान है, इसलिए सबसे पहले युवान पे घुसे थे ताकि वो युवान को मार सके। अब यहाँ पे इनेट इन लाइफ फॉर्म फैक्शंस ये प्रिंसिपल को समझ चुके थे कि अगर प्रैक्टिशनर फैक्शंस को अगर हमें पूरी तरीके से हराना है तो पहला प्रायोरिटी युवान को और सेकंड लू फेंग और थर्ड जिंगमैन पे होना चाहिए। इन तीनों को एलिमिनेट कर दो तो बाकी के बंदे बचे ही कौन, जिसके साथ बूम युवान की बॉडी एनिलेट हो चुकी होती है और एक ओवरवेलमिंग ऑफेंस इनेट इन लाइफ फॉर्म फैक्शंस की तरफ से आती है, जो कि अपने लू फेंग और बाकी के लॉर्ड्स के ऊपर अटैक कर देती है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि वहीं पे खड़ा होता है, लेकिन तभी हमें ये दिखाया जाता है कि यार सबको लगा था कि युवान की मेन क्लोन बॉडी वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और युवान इस बैटल से हटा दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है। लेकिन तभी इन्फिनाइट सर्पेंट विंचेस्टर जो कि युवान की बॉडी को ट्रैप कर चुका था, तभी युवान की कॉन्शियसनेस जो कि एक वीक क्लोन में मैटेरियलाइज होकर लू फेंग के पास आ चुकी होती है और लू फेंग की पावर्स की वजह से अपने युवान की जो वीकर क्लोन की बॉडी होती है ना, वो रैपिडली स्टार्ट हो जाती है, वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है, उसकी पावर्स रिकवर होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि मेन क्लोन डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो युवान ऑलरेडी इस क्लोन को अपने 30 से 40% एनर्जी रिजर्व तक ले गया होता है। बस वहाँ पे आते ही देखो यहाँ पे हुआ क्या, अटैक हुई थी, वो अपने युवान की बॉडीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो कर दी थी, तो लेकिन यहाँ पर अपने
कॉन्शियसनेस वहाँ पे युवान की मौजूद थी। जो कॉन्शियसनेस अपने लूफेंग के पास आती है तो लूफेंग अपने एनर्जी रिजर्व से युवान के कॉन्शियसनेस से ही उसके क्लोन को क्रिएट करता है। इस क्लोन के अंदर एनर्जी डालकर और उसको मेन कॉम्बैट क्लोन बनाना स्टार्ट कर देता है। उसके आते ही उसके अंदर 30 से 40% एनर्जी रिजर्व्स आना शुरू हो जाती है। उतना आते ही वो फॉर्मेशंस को भी बना देते हैं और अपने फॉर्मेशंस को अपने अनडाइंग पावर्स को यूज़ करके और भी पावरफुल बनाने लगते हैं। अब यहाँ पे धमाके होते हैं। ये बैटल फॉर्मेशंस पहले से थोड़ी कमज़ोर होते हैं क्योंकि युवान की पावर से 40% ही रह चुकी होती है, लेकिन लॉर्ड वुलन और लूफेंग और लॉर्ड जिंगमैन के सपोर्ट की वजह से वो इस मूवमेंट को रोके हुए थे और युवान की क्लोन वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ को बहुत ही जल्दी रिगेन कर रही होती हैं। एक फ्रैगमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ही काफ़ी थी अपने युवान के पावर्स को रिजनरेट करने के लिए। और जैसे ही युवान एंसेस्टर्स ये सभी चीज़ें देखते हैं तो वह उन सब की स्पाइन में चिल आ चुकी होती है, मतलब उनकी रूह कांप चुकी होती है कि क्या सिर्फ एक कॉन्शियसनेस ही काफ़ी है एक बंदे के मेन कॉम्बैट क्लोन को क्रिएट करने के लिए। मतलब युवान को फिर से डिस्ट्रॉय किया गया था, उसकी सिर्फ एक कॉन्शियसनेस ही काफ़ी है उसको फिर से लाने की। जिंगमैन को डिस्ट्रॉय किया था, उसकी कॉन्शियसनेस ही काफ़ी है उसको फिर से लाने की। और बाकी लॉर्ड जिंग, मोमैन, मिंग वांग उन सब की भी बात तो ऐसी ही है, लेकिन सबसे पहले उनका टारगेट लॉर्ड जिंगमैन नहीं लॉर्ड युवान ही होते हैं। इसी के साथ वो इन्हीं सेम रिपीटिंग पावर के बारे में बताया जाता है कैसे सबसे पहले हमें इसको एलिमिनेट करना, लेकिन उसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे हमें लूफेंग के बारे में बताया जाता है कि कैसे लूफेंग को वो मारने की सोची थी, लेकिन वही बात है कि लूफेंग को मारना इतना भी आसान नहीं क्योंकि लूफेंग की ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर्स दोनों काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर इन्फनार्सर पे हिनवांचेस्टर ये भी समझ चुका था कि यार लूफेंग की ब्लेड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हम उसका सामना ही नहीं कर सकते। और लॉर्ड जिंगमैंग तो हम लोग कभी ट्रैप भी नहीं कर सकते हैं। ये बंदे को ट्रैप करने की टेक्निक आज तक किसी के पास आ ही नहीं है, मतलब लॉर्ड जिंगमैन को कोई ट्रैप कर ही नहीं सकता। ये बंदे के पास स्पेस टाइम का आसान बिछाया हुआ जाल है कि ये बंदा बड़ी आसानी से निकल चलता है। और इन तीनों में से जो कि युवान, लूफेंग और जिंगमैन, इन तीनों में से युवान ही ऐसा बंदा था जिसको कि पकड़ कर मारा जा सकता था, जिसके साथ यहाँ पे युवान अपने पीक का रिकवर कर लेता है और अपनी सेकेंड स्ट्राइक को करता है विदाउट हेसिटेशन। 8 लॉर्ड्स अपने कंबाइंड अटैक्स को सेकेंड बार परफॉर्म करते हैं और यहाँ पर अपने कंपेनियंस के स्ट्रेंथ के साथ लूफेंग अपने ब्लेड को एफर्टलेस प्रिसिजन के साथ अटैक्स करता है और वो हिनवान एंसेस्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। चूसिन हिनवान एंसेस्टर्स वो अपने लूफेंग के ब्लेड को अपने खुद की बॉडी से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मतलब उस बंदे को लगता है कि लूफेंग की वो अटैक को अपने बॉडी से ब्लॉक करके सबको बचा लेगा, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग इसी चीज का इंतजार कर रहा था। लूफेंग ये जानना चाहता था कि आखिरकार उसकी ब्लेड कितनी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर चूसिन हिनवान एंसेस्टर्स खुद सामने आ रहा है तो लूफेंग भला इस मौके को कैसे गंवा सकता था। और एक फ्लैश ऑफ लाइट में वहाँ पे चूसिन हिनवान एंसेस्टर्स की बॉडी मक्खन की तरह कट चुकी होती है। चूसिन हिनवान एंसेस्टर्स वो एक स्फेरिकल की तरह थी तो वो आधी स्फेयर में बढ़ जाती है और वहाँ पे लूफेंग के वो ब्लेड को रोक भी नहीं पाती। इसके साथ दूसरे हिनवान एंसेस्टर्स पे वो अटैक जाकर लगता है जो होता है फैंगसी, जिसे विंग डिवॉरिंग हिनवान एंसेस्टर्स के नाम से जाना जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। उसके ऊपर मल्टीपल ब्लेड स्ट्रक होते हैं, उसके मल्टीपल फोर्सेस लगना शुरू हो जाते हैं और इस बंदे की पूरी काउंटलेस स्ट्रैंड्स होती है जो कि दूर दूर भागना शुरू करती है। इस बंदे का नाम है विंड डिवोर, तो इसके पास विंड की पावर होती है। जब लूफेंग इस पर अटैक करता है तो वहाँ पे होता क्या कि बंदे को पता चल जाता है कि वो मरने वाला है, जिससे कि वो बचने के लिए अपने आप को काउंटलेस क्लोन बनाकर वो सभी डायरेक्शंस में भागना शुरू करता है विंड की स्पीड से। विंड के बारे में तो आप लोग जानते हो कि कैसे वो हर एक डायरेक्शंस में बह सकता है और वो सभी वहां से भागने की कोशिश करता। अगर यहाँ पे एक भी तिनका उसका बच जाता, एक सेल भी बच जाता तो वो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर सकता था, क्योंकि वो इमॉर्टल नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक ह्यूमन एंसेस्टर इतना तो कर ही सकता है। लेकिन तभी एक इनविजिबल वेव आती है जो कि आने के साथ ही उसकी 99% पावर्स को एक ही झटके में ख़त्म कर देती हैं और साइमल्टेनियसली यहाँ पे थंडर, एनिहिलेशंस, स्पेस टाइम, लाइफ सेविंग मेथम ये सभी उस विंड को टारगेट करना शुरू कर देते और बंदा कहीं भाग ही नहीं जाता। यहाँ पे काउंटलेस विंड्स मौजूद थी, उसको लगा था कि वो बचकर निकल पाएगा, लेकिन एक भी विंड नहीं बचता, वो सभी तबाह हो जाते हैं, सभी खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर ये सभी लॉर्ड टाइम स्लाउटर फॉर्मेशंस को टेस्ट करने के बाद ही किए थे। उन्हें पता चल चुका था कि कैसे फैंगसी हिनवान एंसेस्टर्स की सर्वाइवल एबिलिटी सेकंड नंबर पे आती है वीक कैटेगरी में, इसलिए लॉर्ड्स ने इसको भी
अपने निशाने पे रखा था। एक सिंगल स्ट्राइक में वो भी खत्म हो जाता है और बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर्स के पास टाइम भी नहीं होता कि वो इस बंदे को बचा सके, जिसके साथ बाकी के जितने भी ह्यूमन एंसेस्टर्स होते हैं उनके मन में फेंग सी ह्यूमन एंसेस्टर्स की मौत का सारा नज़ारा छप चुका था और बंदे पूरी तरह से डरने लग जाते हैं और कहते कि यार फेंग सी ह्यूमन एंसेस्टर वो भी मारा जा चुका है और बंदे की आवाज़ में भी हम काफ़ी सुन सकते हैं। जिसके साथ लू फेंग अपने थर्ड स्ट्राइक के साथ करता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग अपने बाकी लॉर्ड्स के साथ मिलकर अटैक जो किया था उसमें कोई भी मर्सी नहीं दिखाता, लेकिन इस अटैक में लू फेंग की थर्ड स्ट्राइक फेल हो जाती है। ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने लाइफ रेजिलियंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एंसेस्टर्स को डैमेज तो पड़ता है लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। 5 हाईएस्ट लेवल फोर्स सबको बचाने पे लगी हुई थी और ह्यूमन एंसेस्टर्स को पूरी तरह से ताकतवर बनाए रखी हुई थी। लू फेंग चौथा स्ट्राइक करता, चौथा स्ट्राइक वो सक्सीड हो जाता है। पांचवा स्ट्राइक करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। लॉर्ड्स यहाँ पर रोकते नहीं बल्कि वो एकदम करते करते 8 बार स्ट्राइक्स लगाते, वो एकदम से 8 कंजिक्यूटिव स्ट्राइक्स लगाना शुरू करते और हर एक ब्लेड उन सबके डिफेंसिव फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए सबको जाकर लग ही रही होती है और ये बहुत ही टेरिफाइंग होती है। और एंड ऑफ द वॉर इसमें लगभग 3 ह्यूमन एंसेस्टर्स ही मारे गए होते हैं। मैंने जितना सोचा था कि लू फेंग यहाँ पे कत्लेआम मचाएगा वैसा कुछ भी इस एपिसोड्स में नहीं होता है, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। इस एपिसोड में सिर्फ 3 ह्यूमन एंसेस्टर्स ही मारे गए होते हैं जो कि काफ़ी जहाँ कमज़ोर होते हैं, वो फॉर्मेशंस में थे इसलिए बच चुके होते हैं। जिसके साथ ह्यूमन एंसेस्टर्स सबसे कहता कि हमने लू फेंग के ब्लेड को अंडर एस्टिमेट किया है। हमारे पास 39 ह्यूमन एंसेस्टर्स है जो कि लाइफ स्किल सेल्फ प्रिजर्वेशन में काफ़ी जहाँ महारत हासिल कर चुके हैं। वो सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे डिफेंसेस टूट जा रहे हैं। मैंने फ्यूचर में झलक लगाई है और मैंने लू फेंग के प्रेजेंस को ऑब्जर्व किया है, लेकिन मैं उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ पर लू फेंग कहीं ना कहीं अपने आप को छिपाए हुए वो एक ऐसे लेवल पे जा चुका है जहाँ पे हम उसको नज़र में रख ही नहीं सकते हैं और अपने लॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एंसेस्टर्स को भी मार डालेंगे। जिसके साथ निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर्स भी सबसे टेलीपैथिकली बात करते हुए कहते हैं कि लू फेंग की ब्लेड ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस का एक खुद ही क्लोन है। ये ब्लेड वो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस का ही क्लोन लग रहा है क्योंकि वो मुझ पर अटैक कर रहा है। अभी ह्यूमन एंसेस्टर्स वो हर एक अलग एंगल से डेंजर्स को देख सकता था। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मौतें को देख चुका है अपनी, लेकिन ये इमॉर्टल था इसलिए वो बच भी गया था। ये बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपने ऊपर फेस कर चुका है, तो कह सकते हो कि इसको मौत का काफ़ी अच्छा खासा अंदाजा था। और यहाँ पर जो ब्लेड लू फेंग उस पर अटैक करा था तो उसके अंदर उसे एक एनिलेशंस का खतरा महसूस हुआ था जो कि उसकी ग्रेट एक्सटेंशंस का कारण बन सकती थी। जिसके साथ चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स भी कहा था कि इसकी ब्लेड इसके अंदर भी एक पागलपन देखने को मिलता है। अब ये देखकर तो बाकी के 8 सॉवरेन वो सभी चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स की तरफ देखना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पे चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने लू फेंग की ब्लेड की तारीफ कर रहे होते हैं। ये चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स कौन है? ये वो बंदा है जो कि इन्फिनिट ह्यूमन स्पेस के हेल फायर प्रिजन वॉर्स को ट्रांसवर्स कर चुका है। ये बंदा उन फ्लेम्स को विद स्टैंड कर चुका है, लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद ये लू फेंग की ब्लेड से डर रहा है, उसमें खतरा महसूस कर रहा है। और वो बंदा कहता है कि उसकी ब्लेड वो सारे फॉर्मेशंस डिफेंसेस को तोड़ सकता है। वो ह्यूमन एंसेस्टर्स के पास पहुंच रहा है। अगर यहाँ पर उसे हमारी फॉर्मेशंस के बारे में और भी अच्छी नॉलेज मिल गई तो हमारे अंदर से और भी ह्यूमन एंसेस्टर्स मारे जाएंगे। और ये बात 9 सॉवरेन्स काफ़ी अच्छे से समझ रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है लॉर्ड्स उस फॉर्मेशंस के बारे में और भी अच्छे से जान रहे होते हैं। वो अच्छे से जान जाएंगे तो वहाँ पर वो अटैक्स बिना एनर्जी लॉस के अंदर भेज सकते हैं। इनिशियल में दोनों एक दूसरे के फॉर्मेशंस को ही समझने पे डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे समझते समझते ही अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स में से 3 बंदे मारे जा चुके थे। और ये बैटल अगर कंटिन्यू होती रहेगी तो यहाँ पे और भी 2-3 ह्यूमन एंसेस्टर्स मारे ही जाएंगे। इसके साथ वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर्स उससे पूछता कि क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा होप है कि हम बैटल फॉर्मेशंस लॉर्ड के बैटल फॉर्मेशंस को तोड़ सकते हैं। तो ह्यूमन एंसेस्टर्स ऑफ स्पेस एंड टाइम रिप्लाई करते हुए कहता कि यहाँ पे कोई भी होप नहीं है। अगर यहाँ पे किसी लॉर्ड को बहुत ज़्यादा डैमेज भी मिल चुकी हुई
तो लू फेंग की क्लोन उसकी पूरी तरह से पीक लेवल तक पहुंचा देगी। मतलब वो ये सब बात अच्छे से जान चुके थे कि लू फेंग की क्लोन सबको हील कर सकती है, और अगर किसी को हमने डैमेज भी दे दिया तो वो फिर से अपने पीक कंडीशंस पे बिना किसी टाइम के पहुंच जाएंगे। और 9 सॉवरियंस ने फिर से इस बात को अच्छे से समझ रहे होते हैं। युवान और लू फेंग उनके की पॉइंट्स थे, उन्होंने ऑलरेडी युवान को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते और वो लू फेंग को टारगेट कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि किसमें इतनी हिम्मत है जो लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए अकेले जाए। वरना लू फेंग तो इतना पागल है कि लू फेंग किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो इमॉर्टल क्यों ना हो। इसके साथ हमें सीन चेंज कर 86 ह्यूमन एंसेस्टर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर्स को कंसील करते हैं, और 9 सॉवरियंस सबसे आगे आते हैं, मतलब कि वो अभी अटैक्स को रोक देते हैं। उसी के साथ 8 लॉर्ड्स भी अपने पावर्स को रोक देते हैं। दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, और ये सीन दूसरे ह्यूमन एंसेस्टर जो कि दूसरे फैक्शंस के थे वो दूर से विटनेस कर रहे थे, और उनके अंदर एक मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे होते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि इस क्लास के अंदर ह्यूमन एंसेस्टर लाइफ फॉर्म फैक्शंस हार चुकी है। लेकिन वहाँ पर वो ये सब भी सोचने लगते कि अभी पूरी तरह से हम लोग हारे नहीं हैं, 3 मारे जा चुके हैं जिनके पास काफ़ी कमज़ोर सेल्फ प्रिजर्वेशन मेथड्स थे। बाकी के 86 वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस को ओवरकम कर पाएंगे। और अभी तो हमारे पास और भी ह्यूमन एंसेस्टर्स से लगभग 30 ह्यूमन एंसेस्टर्स जो कि बैटल को ज्वाइन भी नहीं किए हैं, तो क्या उन सब के ज्वाइन करने के बावजूद वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के ह्यूमन एंसेस्टर्स को हरा सकते हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पर वो इन सभी के बारे में सोचने लगते, सब लोग डिबेट करना शुरू करते, लेकिन उन बंदों को कौन ही बताएगा कि यार ये तो बस शुरुआत है, अगर ये वॉर और भी आगे चलती तो बहुत सारे ह्यूमन एंसेस्टर जिसके पास लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज होती फिर भी वो लू फेंग के कहर से मारे जाते हैं। इसकी वजह से सब लोग इसी के बारे में बातें करने लगते। उसी के साथ हमें सीन चेंज कर 9 सॉवरियंस को दिखाया जाता है जो कि 8 लॉर्ड्स के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर्स गुस्से में कहता कि 8 प्रैक्टिशनर लॉर्ड, चलो बताओ आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम अभी भी साउथर्न रिवर टेरिटरी से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें और भी चीज चाहिए क्या अभी भी तुम आगे एक्सपैंड करना चाहते हो। अब यहाँ पर वो उससे बातें करने लगते हैं, लेकिन युवान काउंटर करते हुए कहता है कि अगर हम लोग सिर्फ साउथर्न रिवर टेरिटरी को ही सीज करेंगे तो हम सिर्फ 20% इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस को ही कवर करेंगे, और बिना किसी साउथर्न रिवर टेरिटरी के तुम लोग फिर भी 40% को पोजेस करते हो, जिससे कि तुम हमसे दुगना पोजेस कर सकते हो। जिसको सुनकर जानगोर एम्पर बीच में कहता है, युवान तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 8 लॉर्ड्स हैं, लेकिन हमारे पास 100 ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, काउंटलेस वर्ल्ड लेवल सेम हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से, लेकिन तुम प्रैक्टिशनर के पास सिर्फ 8 लॉर्ड्स हैं और साथ में कुछ गिने चुने वर्ल्ड लेवल्स और कुछ हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स होंगे। तुम्हें इतने बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होगी, तो बताओ तुम्हें कंपटीट करने की क्या ही ज़रूरत। अब जॉन गॉड एम्पर वो वॉर के खिलाफ हुआ करते थे, इसी वजह से वो यहाँ पर बोल रहे थे कि यार हाँ ऐसी ऐसी बातें, लेकिन जॉन गॉड एम्प्रस को भी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, इसलिए वो इस वक्त फाइट कर रहे थे। जिसके साथ जॉन गॉड एम्पर डिक्लेयर करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें साउथर्न रिवर टेरिटरी देने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने टेरिटरी को आगे कभी भी एक्सपैंड नहीं करोगे। उसके साथ इन्वेंचर्स बाकी के जितने भी इन्वेंचर्स थे वो एक दूसरे की तरफ देखकर हामी भरते हैं, क्योंकि अगर वो जानते थे कि वो इस बैटल को जीत नहीं पाए तो फिर भी साउथर्न रिवर टेरिटरी को वो खो ही देंगे। जिसके साथ युवान उन सबसे देख कर क्या था कि क्या तुम मुझसे प्रॉमिस चाहते हो कि हम अपने टेरिटरी को बस इतने तक ही छोड़ दें, हम कभी भी एक्सपैंड न करें। तो जॉन गॉड एम्पर कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें इनेट लाइफ फॉर्म टेरिटरी फैक्शंस के पास अप्रोच नहीं करना चाहिए। और बात रही तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट्स आइस पीक फैक्शंस के साथ, तो तुम्हारी उससे मतलब है, तुम बस हमारे अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स लाइफ फॉर्म्स के साथ मत लड़ने की कोशिश करना, इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स फैक्शंस उससे लड़ने की कोशिश मत करना, उसके एरिया के पास मत आना। बाकी तुम दूसरे फैक्शंस आइस पीक फैक्शंस के पास जा सकते हो, वो हमारा मसला नहीं है। जिसको देखकर सभी युवान, लू फेंग और लॉर्ड जिंगन सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसके साथ युवान उससे कहता है कि देखो अभी बहुत ज़्यादा टाइम आने वाला, हो सकता है कि बाउंडलेस ईयर्स के अंदर प्रैक्टिशनर फैक्शंस 9वां 10वां 11वां या फिर उससे ज़्यादा लॉर्ड्स को पैदा कर दे। तो यहाँ पर तुम हमसे कहना चाहते हो कि बस हम साउथर्न रिवर टेरिटरी तक ही अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करें, क्योंकि यहाँ पर हमें तो और भी रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है, ये टेरिटरी तो ऑलरेडी हमें बिलोंग करती हैं। तो आखिरकार तुम हमसे प्रॉमिस कैसे ले सकते हो। मतलब यहाँ पे लॉर्ड्स साफ साफ कह रहे थे कि अगर तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, और वैसे भी हम ये टेरिटरी लेकर ही रहेंगे, लेकिन तुम हमसे वादा
ये नहीं करवा सकता। जिसको सुनकर इन्फिनिट सर्पेंट ह्यूमन वो गुस्से में कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, तुम्हें और क्या चाहिए। वो देखता है कि कैसे प्रैक्टिशनर फैक्शंस वो अभी नेगोशिएट करने को तैयार है, तो अभी नेगोशिएशन से ही बातों को सुलझा देना चाहता था, क्योंकि फाइट हुई तो बहुत सारे मारे जाएंगे। तो युवान वहाँ पे कामली कहता कि हमारी डिमांड सबसे कम है रिसोर्सेज के मामले में, लेकिन यहाँ पे जितने भी ऑरिजिन वर्ल्ड्स मौजूद हैं वो सभी हमारे अंदर आते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट से साफ है कि आज के बाद जितने भी ऑरिजिन वर्ल्ड्स है तुम्हारे टेरिटरी के अंदर वो अब प्रैक्टिशनर फैक्शंस को बिलोंग करते हैं। अगर तुम इससे हामी भरते हो, इससे राजी हो जाते हो, तो हम कभी भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस की भूमि पे इन्वेड नहीं करेंगे। जिसके साथ सारे लॉर्ड्स इस सब की हामी भरते हैं, और क्योंकि ये सब की कलेक्टिव डिसीजन होती है। लेकिन जैसे ही बंदे सुनते हैं कि सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस को चाहिए, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इन्फिनिट सर्पेंट ह्यूमन जस्टिस को आता है, जो कि गुस्से में कहता है कि ये कभी भी नामुमकिन है, कभी भी नहीं हो सकता। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें फिर से वॉर को देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अगले एपिसोड में और भी ह्यूमन जस्टिस मरे, क्योंकि लू फेंग अभी तक अपने फुल पावर्स को नहीं शोकेस किया है। लू फेंग फुल पावर्स को तब शोकेस किया है जब लू फेंग अकेले ही उन फॉर्मेशंस के अंदर घुस के मारेगा। ये वही वाला सीन हो जाएगा जब लू फेंग एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था और वो अनडाइन को घुस घुस कर मारता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।